हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बेसिक इलेक्ट्रिकल का। आप लोग देख रहे हैं बुनियाद बैच 2.0 और इसके अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस चल रही है। 2025 यूनिवर्सिटी एग्जाम फर्स्ट ईयर के लिए ये पूरी की पूरी क्लास जो है आपके लिए ऑनगोइंग रहेगी। ठीक है, पहला मॉड्यूल हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर, और इस फर्स्ट मॉड्यूल में पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन बताया था। स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा डिटेल डेरिवेशन कर चुके हैं हम लोग। आज नेटवर्क सॉल्विंग में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और आपने देखा होगा कई बार केवीएल केसीएल या थेवेनिन नॉर्टन सॉल्व करने के समय आपको डिपेंडेंट सोर्स वाले क्वेश्चन दिखाई दे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें और कैसे एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें अबाउट द डिपेंडेंट सोर्सेस, कि हमसे कोई भी क्वेश्चन एक सेम पैटर्न के कंसेप्ट का यूज करते हुए सॉल्व हो जाए अगर वो डिपेंडेंट सोर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या कोई ऐसा टेक्निक है जिसके बेसिस पे एक ही तरीका सीखना पड़े और उससे हर वैरायटी के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया जा सके? आज की क्लास में यही करने वाले हैं हम लोग। ठीक, लेकिन उससे पहले डिटेल में समझेंगे कि डिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं, कैसे इनकी वर्किंग होती है, ये इनका ओवरऑल कंसेप्ट जो है वो क्या क्या बताता है हमको, ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लेक्चर नंबर 8 पे हम लोग पहुंच गए हैं। दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट द डिपेंडेंट सोर्सेज एंड सर्किट सॉल्विंग। आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस जो कि डिपेंडेंट सोर्स के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि आपने केवीएल केसीएल अब पढ़ लिया है तो मैं आपको अब इसके क्वेश्चंस करवाना शुरू कर सकता हूं। ठीक है, तो वो सब मैं करवाऊंगा आज की क्लास में। प्लस साथ में एक चीज और आपने देखा होगा कि आप सभी के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो रिलीज कर दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप पे। आप सबके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो बुकलेट है वो आ गया है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। हर क्वेश्चन के साथ उसका एक्सपेक्टेड आंसर जो है वो भी दिया हुआ है, लेकिन आप वो आंसर वगैरह पे फोकस मत करिए, आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करिए, लास्ट में चेक करिएगा। किसी पॉइंट पे डाउट होगा तो मेरे से डिस्कस करिएगा आप लोग, और क्वेश्चंस होगा कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आ रही होगी तो एकदम फील फ्री टू आस्क। ग्रुप में नहीं पूछ सकते, पर्सनल में पूछना है पर्सनल में पूछिए, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे पूछिए, बट आप डाउट्स को छोड़ मत दीजिएगा, प्रॉपर आप उसको सॉल्व करिएगा। मतलब जो भी डाउट होगा उसको चेस करिए, सॉल्व करिए, आगे बढ़ना है फिर हमको उसके बाद। ठीक है, चलिए आज की क्लास का कंटेंट क्या रहेगा? टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, क्या वर्किंग होती है इनकी, वो समझेंगे। देन बेसिक फॉर्मूला फॉर द डिपेंडेंट सोर्स आइडेंटिफिकेशन, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डिपेंडेंट सोर्सेस को। देन उसके बाद केवीएल यूजिंग डिपेंडेंट एंड केसीएल यूजिंग डिपेंडेंट सोर्स, इतना चीज करना है। ठीक है, व्हाट आर द डिपेंडेंट सोर्सेस? यहां तो सीधे क्वेश्चन आ गया। चलो ये क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले थोड़ा डिपेंडेंट वालों को समझ लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट डू वी मीन बाय डिपेंडेंट सोर्सेज? डिपेंडेंट मतलब जो निर्भर करता हो किसी और के ऊपर, है ना? नाम से तो ऐसे ही समझ में आ रहा है। हाँ, और यही सही भी है, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। डिपेंडेंट सोर्सेस, ध्यान से देखिएगा, एकदम डिटेल्ड फॉर्म में इसको भी बताऊंगा जैसे स्टार डेल्टा को हम लोगों ने पढ़ा था। डिपेंडेंट सोर्सेस यानी कि ऐसे सोर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सर्किट के किसी दूसरे ब्रांच के वोल्टेज या करंट की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। ठीक है, दीज आर द सोर्सेस whose magnitude depends upon whose magnitude depends upon the magnitude of voltage and current or current of any branch of circuit। ज्यादा नहीं लिखना है, बस थोड़ी थोड़ी काम की चीजें लिखते जाएगा, फिर उसके बाद तो चीजें समझ आ जाएंगी। मतलब क्या हुआ, देखो डिपेंडेंट सोर्स ऐसे होते हैं ना जिनकी मैग्नीट्यूड सर्किट के किसी और ब्रांच के करंट या वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, कितने टाइप के डिपेंडेंट सोर्स होते हैं सर? So there are total 4 types. There are 4 types of dependent sources. अच्छा, डिपेंडेंट सोर्सेस कोई ना कंट्रोल्ड सोर्सेस भी बोलते हैं ना, दे आर ऑल्सो नोन एज कंट्रोल्ड सोर्सेस। क्या कोई 5वां टाइप भी हो सकता है क्या किसी कंडीशन में? नहीं हो सकता है। ठीक, ओनली 4 मतलब 4। वोल्टेज डिपेंडेंट voltage source,
अच्छा ठीक है, और हो सकता है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। देन उसके बाद वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, और फोर्थ नंबर पे है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। शॉर्ट फॉर्म में इन सबको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, नाम से देख लीजिए। VDVS लिखेंगे फर्स्ट वाले को, एग्जामिनेशन में नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए। CDVS सेकंड वाले को लिखेंगे, CDVS करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सेकंड थर्ड क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, तो इट विल बी टर्म्ड एज VDCS एंड लास्ट इज CDCS। या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, या वोल्टेज डिपेंडेंट की जगह पे कंट्रोल्ड वर्ड आता है, बस इतना ही बदलता है कुछ किताबों में। तो लिखते हैं इसको VCVS, इसी को VCVS भी लिखते हैं। तो C जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग कंट्रोल्ड, बस डिपेंडेंट की जगह पे कंट्रोल वर्ड यूज होता है। तो दोनों ही नोटेशन जो है वो सही है अपनी जगह पे, और दोनों ही नोटेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है, ठीक है। तो VCVS भी लिख सकते हो सेकंड वाले को, सॉरी CCVS करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, और ये लास्ट वाला है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तो टोटल ये 4 वैरायटीज होते हैं। अब हर जगह आप देखो एक चीज कॉमन मैंने लिखाया है, मैंने सबसे पहले यहां पे बताया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फिर मैंने सेकंड हाफ में बताया कौन सा वाला सोर्स है। आइडेंटिफाई करना इजी होगा, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहले तो इसका सिंबल समझ लीजिए कि इसका एग्जैक्ट सिंबल बनता कैसा है। एक डिपेंडेंट सोर्स का सिंबल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, नॉर्मल वर्ड्स में बोलूं तो बर्फी के जैसे दिखाई देता है ना। किसी का मन तो नहीं कर गया ना बर्फी खाने का, पढ़ाई के बीच में बोलो सर दुर्गा पूजा तो चली रही है, हाँ बर्फी खाने चले गए, पता चला सर का लेक्चर बीच में छोड़ के कि अरे सर कहाँ जा रहे हैं, यूट्यूब पे ही तो हैं, बाद में देख लेंगे सर का लेक्चर, है ना, और बर्फी खाने चले गए आप लोग। देखिए इसका जो शेप होता है ना इसी तरीके से होता है, तो क्या करें वैसे ही पढ़ना होगा हमको। डिपेंडेंट सोर्सेस को इस तरीके के सिंबल से हम लोग शो करते हैं, ये इसका स्टैंडर्ड सिंबल है, IEEE इसको मान्यता देता है, इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सिंबल होता है। अब इसके अंदर कोई साइन बना होगा, लेट्स से प्लस माइनस साइन बना होगा, या कभी कभी इसके अंदर ऐसे एरो बना होगा, ठीक है। ये साइन बताएगा कि ये कौन सा सोर्स है, विच सोर्स इट इज। अगर अंदर वोल्टेज का सिंबल बना हुआ है, लाइक यहाँ पे हायर पोटेंशियल, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, सो दिस इज अ वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और ऐसे ही अगर करंट का सिंबल बना हुआ है तो करंट सोर्स कहलाएगा। जैसे कि अगर यहां पे इसमें अगर मैं सिंबल कुछ ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, अपवर्ड्स या एरो को डाउनवर्ड शो किया, आपको पता ही है करंट सोर्स की टेंडेंसी, सो इट विल बिकम अ करंट सोर्स। कंट्रोल किससे हो रहा है ये नहीं पता, अभी कौन कंट्रोल कर रहा है इसको वो बताने के लिए एक चीज और लगेगा, क्या, यहां पर एक चीज आपको और लिखना पड़ेगा या एक वैल्यू और दिखानी पड़ेगी। मतलब जैसे पहले वाले की बात करिए, इट इज अ वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी कहीं की वोल्टेज के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, तो कहीं का वोल्टेज आप लिखोगे x इंटू वी, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। लेट्स से इसके बगल में आपने क्या लिख दिया, x इंटू वी। x कुछ भी हो सकता है ना, x आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि 2 3 4 5 6, इट कैन बी एनीथिंग। x इंटू वी, v1 v2 v3 vx vy va vb, किसी भी ब्रांच का पोटेंशियल होगा। तो इसको देख के क्या पता चलेगा मुझे कि भाई ये सोर्स का नेचर क्या है, कौन सा सोर्स है ये, इट इज अ वोल्टेज सोर्स। डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, कहीं की वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसको देख के मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक। लेकिन अगर इसका मैं नोटेशन चेंज कर दूं तो मैंने पहले लिखा था 2 टाइम्स ऑफ v1, अब मैं इसकी जगह पे लिखता हूं 3 टाइम्स ऑफ i2। i2 हो सकता है किसी ब्रांच की करंट होगी, पॉसिबल है। अब देखिए क्या बनेगा, क्या बनाया मैंने यहां पर, मैंने बोला ये सोर्स कौन सा है, दिस इज अ वोल्टेज सोर्स, लिख दिया।
किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ये क्या कहलाएगा? अब ये CDVS कहलाएगा। तो देखो सोर्स का सिंबल में कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ ना, सिंबल तो ऐसा ही है। दो बेसिक सिंबल यही है, या तो वो वोल्टेज के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होगा या करंट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होगा। अब उसके साथ लिखा क्या है उसके अकॉर्डिंग यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि वेदर इट इज अ वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स और करंट डिपेंडेंट सोर्स। ये बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या इसको लिखने का कोई फॉर्मेट होता है? हाँ बिल्कुल होता है। इसको लिखने का फॉर्मेट होता है y इज इक्वल टू k टाइम्स x। ये इसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट रहता है, फॉर रिप्रेजेंटेशन। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ऊपर लिख देता हूं मैं। So dependent sources are shown as in given form। इन गिवन फॉर्म्स में ये शो होता है। अब यहां पे कौन कौन सी चीज क्या क्या है? देखिए y जो है वो आपका सोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। y इज व्हाट? इट इज योर सोर्स, ठीक है। ये कौन सा सोर्स है उसको बता रहा है, ठीक है। करंट या वोल्टेज डिपेंडेंट, वोल्टेज जो है ये करंट है इसका या वोल्टेज है इस सोर्स का, तो उसको शो करेगा। सोर्स, करंट और वोल्टेज कौन सा सोर्स है ये आपको पता चलाएगा इससे। K क्या है? K इज अ कांस्टेंट वैल्यू ना। K क्या है? इट इज अ कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है। X क्या चीज है? इट इज X इज अ कंट्रोलिंग सोर्स या कंट्रोलिंग पैरामीटर। तो इतना ही फॉर्मेट होता है डिपेंडेंट सोर्सेस को रिप्रेजेंट करने का, यही एक बेसिक फॉर्मेट है। सो y इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x अगर बोल रहा है तो व्हाट इज y? y आपको बताएगा कि वो करंट की वैल्यू है y। इट कैन बी इधर द वैल्यू ऑफ करंट और इट कैन बी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से सोर्स की मैं बात कर रहा हूं। तो y को देख के पता चलेगा कि कौन सा सोर्स है। जैसे यहां लिखा है 2v1, ब्रैकेट में लिखा होगा वोल्ट्स, तो आपको पता चल गया कि अच्छा वोल्टेज बता रहा है ये, मतलब ये खुद एक वोल्टेज सोर्स है। यहां लिखा होगा, यहां पे भी मैं सेम थिंग लिख देता हूं 2v1, साइड में लिखा होगा एम्पियर्स। इसको पढ़ के आप समझोगे कि अच्छा ये करंट सोर्स है मतलब, ठीक है। और 2v1 मतलब ये क्या चीज हो गया? y इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x। दिस इज k एंड दिस इज x। x मतलब कंट्रोलिंग क्वांटिटी जो इसको कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग क्वांटिटी कौन सी है? वोल्टेज है। तो आप बोलोगे वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। इधर पे कंट्रोलिंग क्वांटिटी क्या है? यहाँ पे भी कंट्रोलिंग क्वांटिटी वोल्टेज है। और कंट्रोल कौन हो रहा है? वोल्टेज सोर्स हो रहा है। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है ये। सो दिस वाज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, दिस इज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ऐसा करके आप आइडेंटिफाई करते हो किसी भी डिपेंडेंट सोर्सेस को, ठीक है। तो अभी डिपेंडेंट सोर्स आप आइडेंटिफाई कर लोगे। मान लो आपको सभी डिपेंडेंट सोर्सेस का सिंबल पूछ ले तो कैसे बताओगे? बहुत सिंपल है, अब तो आप खुद से बना सकते हो ना, इजी हो गया, अब तो समझ गए हो। देखिए 4 ही तो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं, उसके अलावा तो और होते नहीं है। सिंबल बनाते हैं। अब इसमें से 2 करंट के होंगे, 2 वोल्टेज के होंगे। लेट अस अज्यूम कि ये लोग सब करंट वाले हैं। एक को ऊपर शो कर देते हैं, एक को डाउनवर्ड शो कर देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं ना, ये एक डायरेक्शन में भी हो सकता था। मान लीजिए इसके बगल में लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ Vx या फिर k टाइम्स ऑफ Vx। इसके बगल में लिखा हुआ है k टाइम्स ऑफ Ix। इसके बगल में लिखा हुआ है k टाइम्स ऑफ Vx। इसके बगल में लिखा हुआ है k टाइम्स ऑफ Ix। क्या क्या सोर्सेस निकले इससे? चलिए इसको आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले इसको देख लीजिए, इसके अंदर जो सिंबल बना हुआ है उससे आपको पहचान में आएगा कि कौन सा सोर्स है। तो दिस वन इज अ वोल्टेज सोर्स, दिस इज ऑल्सो अ वोल्टेज सोर्स, दिस इज अ करंट सोर्स, दिस इज अ करंट सोर्स। अब आइडेंटिफाई करिए किसके ऊपर डिपेंड करता है? कांस्टेंट। और क्या है? Vx है। Vx मतलब कहीं की वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा होगा। सो इट विल बी अ वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? Ix पे, दैट इज करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? Vx पे, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। एंड दिस इज डिपेंडेंट अपॉन Ix, सो दिस इज करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। आइडेंटिफाई कर लिया ना? ये तरीका होता है इनको आइडेंटिफाई करने का। जब भी ये किसी सर्किट में दिखाई देंगे तो ये इनका बेसिक सिंबल आपको ऐसा दिखेगा।
अब सर्किट में क्यों, वाई इन द सर्किट्स एंड हाउ इन द सर्किट्स, क्या ऐसा सोर्स मार्केट से खरीद के ला सकते हैं? देखो, जब कोई आपको जनरेटर या बैटरी की बात बताता है या ट्रांसफार्मर की बात बताता है तो डेफिनेटली उसको मार्केट से खरीद के लाया जा सकता है। क्या एक डिपेंडेंट सोर्स को मार्केट से खरीद के ला सकते हैं? आंसर हाँ भी है और नहीं भी है। क्या ये प्रैक्टिकल सोर्स होते हैं? क्या ये प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, अवेलेबल ही नहीं होते हैं प्रैक्टिकली। मतलब अगर आपको ऐसे हाथ पे रख के डिपेंडेंट सोर्स में पूछूं कि बताओ जरा VDVS यहाँ पे है ना पहला वाला, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक, तो बताइए जरा VDVS जो है ये ला के दिखाइए हाथ पे रख के। तो आंसर ये है कि नहीं ला सकते, हाइपोथेटिकल होते हैं। हाइपोथेटिकल क्यों होते हैं? हाइपोथेटिकल है तो इसकी जरूरत क्या है फिर सर्किट एनालिसिस में? इसकी जरूरत इसलिए है कि जब भी हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को इन्फ्यूज करते हैं अपनी सर्किट में, अभी तक तो आप इलेक्ट्रिकल चीजों के साथ सॉल्व कर रहे हो, रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, लेकिन आगे चल के आप देखोगे कि बीजेटीज भी आएंगे, एफईटीज, मॉसफेट्स, इनका भी हम लोग यूज करेंगे, ये सब भी आएंगे सर्किट के भीतर, और सर्किट इन सबको मिला करके भी कंप्राइज करेगा, इन सबको मिला के भी फॉर्म होगा एक सर्किट। ऐसी सर्किट्स के अंदर आपको पता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, तो करंट जो होगी, बेस की करंट जो होगी वो इसके आउटपुट के पोटेंशियल को कंट्रोल कर रही है। तो वहां पे आप देखिएगा कि जो करंट में अगर आप चेंजेस करोगे तो आउटपुट में जो वोल्टेज होगा उसमें चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा आपको। तो ऐसे केस में हमको इस टाइप की प्रॉपर्टी जो है दिखाई देने लग जाएगी इसकी, मतलब कंट्रोलिंग प्रॉपर्टीज, कि बेस करंट के हिसाब से आउटपुट का करंट किसी में कंट्रोल हो रहा होगा, तो वहां पे आप बोलोगे अच्छा करंट कंट्रोल, करंट सोर्स की तरह ये बिहेव कर रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी। नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की जब मॉडलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का जब एनालिसिस करते हैं, तो वहां पे डिपेंडेंट सोर्सेस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे तो बाय डिफॉल्ट एक डिपेंडेंट सोर्स पैसिव एलिमेंट होता है, बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा। हर सोर्स की तरह वो एक्टिव नहीं होता। बाकी सोर्सेज जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बैटरी हो गया, सेल, सोलार सेल हो गया, पीवी, ये सब एक्टिव होते हैं, लेकिन डिपेंडेंट सोर्सेज का बेसिक नेचर पैसिव का होता है। बट अगर आपकी सर्किट में एक एक्टिव सोर्स प्रेजेंट है पहले से, उसके इन्फ्लुएंस में आके आपका डिपेंडेंट सोर्स विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे लोग, गेट वगैरह के पेपर के लिए जब तैयारी करते हैं ना, तो कंसेप्चुअल डाउट आता है कि डिपेंडेंट एक एक्टिव सोर्स है कि पैसिव सोर्स है। यूनिवर्सिटी में आपको जनरली नहीं पूछता ये सब चीजें, बट नॉर्मली आपको कंसेप्ट बिल्डअप भी मैं करा रहा हूं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया, ठीक है। डिपेंडेंट सोर्स के केस में व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस? यूनिट ऑफ डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्सेस की सर यूनिट क्या होती है? चलो अपने आप ही चेक कर लेते हैं। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, देखिएगा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x। y कौन सी क्वांटिटी? वोल्टेज। k टाइम्स ऑफ x कौन सी क्वांटिटी? वोल्टेज, ठीक है। कंट्रोल होने वाली क्वांटिटी भी वोल्टेज है, कंट्रोल करने वाली क्वांटिटी भी वोल्टेज है, k क्या होगा? ठीक है, दैट मीन्स इट हैज बिकम यूनिटलेस। अपने आप समझ आ जाएगा आपको। तो इसका मतलब एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, प्योरली अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। व्हाट अबाउट द सेकंड वन, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स में क्या होता है? देखो इसमें भी आप लिखोगे y इज इक्वल टू kx का फॉर्म होता है इक्वेशन बनाने में। y कंट्रोल होने वाली क्वांटिटी, x कंट्रोल करने वाली क्वांटिटी, दोनों ही तो करंट है। देखो y भी करंट है क्योंकि करंट सोर्स है, और कंट्रोल करने वाली क्वांटिटी ये भी करंट है। सो देयरफॉर वी कैन से k इज इक्वल टू अगेन यूनिटलेस। यहां पर भी कोई यूनिट नहीं आएगा, इसका मतलब ये दो सोर्सेस के कोई यूनिट नहीं होते हैं। CDCS and VDCS they contain no unit, they are the unitless quantities। अब बात आती है अगले दो की, मतलब थर्ड पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूं अबाउट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा? हियर आई विल राइट y इज इक्वल टू kx, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, करंट सोर्स है मतलब यहां पे क्या आएगा? एम्पियर। k इंटू डिपेंड किस पे कर रहा है? वोल्टेज पे, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k? k विल बी इक्वल टू एम्पियर पर वोल्ट। किसकी यूनिट है ये? रेजिस्टेंस होता तो
देखो आपको पता है R इज इक्वल टू V बाई आई होता है, यानी कि वोल्ट्स अपॉन एम्पियर। यहां पे क्या दिख रहा है, एम्पियर अपॉन वोल्ट, मतलब रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा हुआ ना ये, विच मीन्स 1 बाई आर और G दैट इज कंडक्टेंस। ये दिखा कंडक्टेंस की यूनिट के फॉर्म में। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है ये बताइए। वैसे इसको एग्जैक्टली कंडक्टेंस नहीं बोलते हैं, इसको ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं, क्योंकि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कंडक्टेंस फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर, सो दिस इज नोन एज, सो इट शोज ट्रांस कंडक्टेंस। ये बेसिकली देखा जाए तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए उतना काम का नहीं है, आईआईटीज वगैरह में बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन में भले पूछता है ट्रांस कंडक्टेंस ट्रांस रेजिस्टेंस। वैसे देखा जाए ना तो ये पोर्शन आप लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हो 4th या 5th सेमेस्टर के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। 4थे 5वें सेमेस्टर में आपके सिलेबस में आता है ये ट्रांस कंडक्टेंस ट्रांस रेजिस्टेंस, इसके रिस्पेक्ट में पढ़ते हो। लेकिन अगर आप किसी आईआईटी को बिलोंग करते हो तो मेजरली आईआईटी मुंबई हो गया, वहां पे भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है, खड़गपुर में भी क्वेश्चन इसका मैंने देखा हुआ है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में देखा हुआ है स्पेसिफिकली, तो पूछता है यार वहां पर। ठीक है, मतलब पूछ सकते हैं आपको, वाइवा में भी पूछ सकते हैं इस तरीके से, तो इस वजह से मैं ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली बाकी अदर यूनिवर्सिटीज में ये पॉइंट का, इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्वेश्चन नहीं पूछता है आपको, कॉम्पिटिटिव में आगे चल के पूछेगा। ठीक है, सो इट शोज ट्रांस कंडक्टेंस एंड इट्स यूनिट इज, मतलब मिलमैन हल्कियास टाइप की बुक से अगर आप पढ़ोगे तो एनालॉग में आपको ये सब मिलेगा। ठीक है, और हाँ टॉब एंड शेलिंग में भी मिल जाएगा ये, और किसमें, बस ठीक है सफिशिएंट है। सो ट्रांस कंडक्टेंस एंड इट्स यूनिट इज साइमंस या मो के फॉर्म में भी लिख सकते हो। कंडक्टेंस की यूनिट पूरी की पूरी यहां पे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि इसकी यूनिट जो हो गई कौन सी हो गई सर, इसकी यूनिट जो हो गई सर साइमंस में हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट बताइए 4th पॉइंट, CDVS करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। कैसे लिखेंगे इक्वेशन, अब इक्वेशन आप लोग खुद बनाइए। y इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x हो गया। ठीक है, तो y क्या है, कंट्रोल होने वाली क्वांटिटी, दैट इज अ वोल्टेज सोर्स, तो इसका मतलब y किस में होगा, वोल्ट्स में होगा। ठीक है, k टाइम्स ऑफ x, k हो गया, और x क्या है, x इज कंट्रोल करने वाली क्वांटिटी विच इज करंट, यानी कि एम्प्स। ठीक है, सो यू विल सी कि यहां पे लिखेंगे हम लोग k इज इक्वल्स टू वोल्ट अपॉन एम्पियर, दैट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, और ट्रांस रेजिस्टेंस, यहां ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस हो रहा है इसलिए वर्ड हम लोग ट्रांस रेजिस्टेंस यूज करें। देयरफॉर इट्स यूनिट इज ओम्स। ठीक, ओम्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, CDVS को। तो कोई पूछे आपको CDVS की यूनिट, बता सकते हो आप यहां से ओम्स के फॉर्म में। VDCS की यूनिट मो के फॉर्म में आप बता सकते हो, और बाकी VDVS और CDCS कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशनलेस। ठीक है, डन। इसी के साथ यूनिट का पॉइंट जो होता है वो कंप्लीट। ये बनते कहां से हैं, कैसे बनते हैं, देखो CCCS जो होता है ना, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, CCCS करंट कंट्रोल करंट सोर्स किससे आता है, BJT से आता है। बेस करंट को कंट्रोल करोगे, आउटपुट की करंट जो है वेरी हो जाएगी उसके हिसाब से। तो CDCS इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग BJT। ठीक है, VCCS इसको, ये हमको मिलता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से, FET। अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस आपकी चल रही है ना सुबह 8 बजे की, उसमें आप लोग जब इस पॉइंट पे रीच करेंगे, अभी तो PN जंक्शन चल रहा है, इसके बाद नेक्स्ट BJT शुरू होगा, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। वहां जैसी बाइसिंग वाले पॉइंट पे आएंगे ना, CBCCC वाले जो कंडीशंस पे आएंगे, कॉमन एमिटर कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर वाले पोर्शन पे, वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मॉसफेट वगैरह के बारे में जब पढ़ेंगे तो FETs का ये क्यों ऐसा लिखते हैं VCCS के फॉर्म में, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स की तरह वो कैसे बिहेव करता है, वहाँ बायसिंग वोल्टेज में कैसे चेंज करते हैं हम लोग, या गेट टू एनोड की जो वोल्टेज है उसमें कैसे चेंज कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि आउटपुट में चेंजेस हो रहा है करंट में, ये सब वहाँ ग्रेजुअली मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, बाकी के जो दोनों हो गए सर, वो बाकी के दोनों यानी कि VCVS और CCVS, ये ओपैम सर्किट होते हैं। VCVS और CCVS दे आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग
ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट। क्योंकि आपके मन में सवाल तो होगा ना कि सर ये सोर्सेस कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। ये इनका ओरिजिन है, ये सब सोर्सेज और कुछ नहीं, एक बीजेटी होगा या एक एफईटी लगा होगा सर्किट के भीतर, वही इस तरीके से काम कर रहा है। अलग से ऐसा इस टाइप के सोर्स जैसा कुछ नहीं बिकता है मार्केट में, या ऐसे सोर्स के नाम से ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ, सर्किट एनालिसिस में क्योंकि कोई एक ब्रांच की करंट में वेरिएशन हो रहा है, उससे दूसरे ब्रांच की करंट कंट्रोल हो रही है, तो बार बार उसको आपको ना सिंप्लीफाई करना पड़े, इसलिए हम लोग उसको एक एज अ सोर्स रिप्रेजेंट करते हैं। बट ध्यान रखिएगा, उसको कंट्रोल करने वाली करंट या वोल्टेज का होना जरूरी है। अगर वही जीरो हो गया तो सर्किट विल बी एज गुड एज डेड सर्किट ही कंसिडर करोगे आप उसको। इसका मतलब कि ये सोर्स के पास अपनी खुद की एनर्जी नहीं है, ये पैसिव की तरह ही बिहेव करेंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल में इसका क्या काम है वो देख लेते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल में इसको कैसे सॉल्व करना है। लेट अस से कि अगर आपको एक क्वेश्चन दे देता है बाय यूजिंग, आपको केसीएल से सॉल्व करना है। डिपेंडेंट सोर्सेस, मैंने आपको जो बुकलेट दिया हुआ है ना ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का, उसके अंदर डिपेंडेंट सोर्स वाले केवीएल केसीएल के क्वेश्चन ही हैं बहुत सारे, तो आपको हेल्प मिलेगी उसके थ्रू ना, आप बहुत सारा चीज प्रैक्टिस करिएगा। चलिए एक एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स से केसीएल का क्वेश्चन है ये। अब केसीएल का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसको आपको सॉल्व करने बोलता है। यहां पर आ गया डिपेंडेंट सोर्स, मैं आपको इसका तरीका बताने जा रहा हूं। अप्रोच क्या होना चाहिए आपका जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं ऐसा डिपेंडेंट सोर्स मिल जाए तो। टू आई एक्स, दिस इज 2 ohm, 5 ohm, 3 ohm, 10 वोल्ट, और यहां पर है IX। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई देगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोलेगा फाइंड V डैश यूजिंग KCL या नोडल एनालिसिस मेथड। अब ये V डैश क्या है? V डैश यहां का वोल्टेज है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि सोर्स कौन सा लगा हुआ है। यहाँ पे देखते ही समझ में आ रहा है कि इट इज अ करंट सोर्स विच इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द करंट। तो हम लोगों ने अपने सोल्यूशन में लिख लिया कि इट इज अ करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। पहला काम आपको ये करना है, इसकी वैल्यू निकाल के रखनी है। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? I is equals to 2 times of IX। फर्स्ट थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप देखिए कि इसकी वैल्यू कैसे पता लगाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर मेथड यू आर अप्लाइंग टू सॉल्व इट। हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन KVL का मिले, कोई KCL का है, कोई सोर्स का है। तो इन दैट केस आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व किस मेथड से करने जा रहे हो आप। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग KCL से सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि नोडल एनालिसिस से। तो मैं नोडल के एस्पेक्ट से ये देखूंगा कि 2IX को कैसे लिखा जा सकता है। मतलब देखो, जैसे आप अजम्पशंस करते थे वैसे ही सारा चीज होगा, उसमें कुछ भी नहीं चेंज होगा, एवरीथिंग विल बी सेम। यहां पे जंक्शन मिला, यहां पर रेफरेंस लूंगा मैं। ठीक है, आफ्टर दैट यहां से मैं करंट आउटगोइंग अज्यूम करता था जैसे पहले, वही करूंगा। लेट दिस बी VA पोटेंशियल। यहां से मैं करंट लिख लिया I1, I2, I3। एकदम ध्यान से देखिएगा, इसको नोट मत करिएगा, ये सब आपके नोट्स में रहेगा। अभी सीख जाइए एक बार, बाद में लिखना है ये सब। ठीक है, अभी सिर्फ बोर्ड की तरफ देखिए, स्क्रीन की साइड देखिए आप लोग। सो दिस इज I1, I2, I3। ये मेरा जनरल प्रोसेस था, मैंने इसको यहाँ पे V0 अज्यूम कर लिया। V0 इक्वल्स टू 0 वोल्ट। ये मेरा एक प्रिंसिपल नोड हो गया। टोटल 2 जंक्शंस मिले मुझको, n-1 करके। मुझे समझ में आया कि एक ही इक्वेशन बननी चाहिए। ठीक है, एनी हाउ मुझको V डैश फाइंड करना है। लेकिन अभी मैं क्या देख रहा हूं, इस 5 ओम की ब्रांच से जो करंट जा रही है दैट करंट इज IX, और इसी के ऊपर डिपेंड करता है ये करंट सोर्स। ठीक है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है करंट सोर्स। अगर मुझको IX पता लग जाए तो ये करंट सोर्स की वैल्यू भी पता लग जाएगी। IX कैसे निकलेगा यहां पे? अगर मैं KCL की मदद से लिखूं तो आई कैन राइट
आई एक्स इज नथिंग बट I2, जो I2 है वही आई एक्स है, और वो कैसे निकलेगा, VA/5 करके निकलेगा, VA माइनस V0/5। आई कैन राइट इट एज VA माइनस V0/5, यही है आई एक्स। इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे। सो देयरफॉर 2 times of IX will be equal to 2 times of VA/5। प्रॉब्लम सॉल्व। अब मैंने IX को उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जिस फॉर्म में मेरी एक्चुअल इक्वेशन बनने जा रही थी। तो अब मेरे लिए ना वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी, मुझे IX जैसा एक नया अननोन नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से एक ही इक्वेशन बन सकती है, एक ही इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूं मैं KCL का। लेकिन उस एक इक्वेशन में अगर 2 अननोन आ जाते, एक IX और एक VA, तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता? जितने अननोन्स उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। एक ही अननोन है मेरे पास VA, IX को मैं VA के टर्म में ही लिख लिया, तो अब प्रॉब्लम नहीं है। अब सॉल्व करिए जैसे आप KCL नॉर्मल लगाते हैं, अब कुछ नहीं है। सो बाय KCL, ध्यान से देखिएगा। अब आप ये देखिए कि मैं करंट सोर्स को कैसे लिखने जा रहा हूं। मुझे इस ब्रांच में I1 लिखना है, मैं करंट सोर्स को वैसे ही रिप्रेजेंट करूंगा जैसे एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को जैसे मैं डील करता हूं, या एक आइडियल करंट सोर्स को जैसे मैं डील करता हूं। कैसे डील करता हूं? मेरे लिए तो ये करंट है ना, इसकी करंट की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 2IX हो 4IX हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। इसकी करंट मेरे I1 के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, प्लस ये मैं देख रहा हूं कि इस ब्रांच की करंट गिवन है, तो मैं V/R नहीं करूंगा यहाँ पे, आई विल डायरेक्टली राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट। तो ये -2IX दिखेगा मुझको, -2IX, सीधे ऐसे लिखूंगा। प्लस दूसरी वाली ब्रांच में देखिए, I2 के लिए क्या लिखूंगा, VA/5, VA/5 लिख लेते हैं, प्लस VA-10 डिवाइडेड बाय 2 या 3 कुछ है क्या, 3 है, इक्वल्स टू 0। अब देखिए IX की वैल्यू कितनी है, IX की वैल्यू है सर VA/5, पुट कर दो ना वहां पे, दिस विल बिकम VA/5, तो -2 VA/5 प्लस VA/5 प्लस VA-10/3 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करना इजी। टोटल LCM कितना आ गया, 5 3 15, ठीक है, -6 VA, देखिए 5 3 15, 3 2 6, ठीक है, प्लस 3 VA प्लस 5 VA -50 इक्वल्स टू 0। बहुत आराम से सॉल्व करिएगा, अभी शुरू में कोई हड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है, एक बार प्रैक्टिस हो जाए फिर उसके बाद हड़बड़ी करिएगा आराम से। तो 5 and 3 8 हो गया यहाँ पे, 8 - 6 दैट हैज बिकम 2 VA इज इक्वल्स टू 50, एंड फर्दर आई कैन से कि VA इज इक्वल्स टू 25 वोल्ट्स। देख लीजिए यहाँ पे 8 था, -6 दैट इज 2 VA, और -50 था उस तरफ गया तो इट हैज बिकम +50। नाउ VA विल बी इक्वल टू 25 वोल्ट्स। VA की वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था आपको, क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ V'। V' कैसे निकलेगा? V' निकालने के लिए इस तरफ प्लस साइन और इस तरफ माइनस साइन के साथ आपको यहाँ वोल्टेज बताना पड़ेगा। तो V' विल बी इक्वल टू I3 × R, यही करके निकलेगा ना। I3 पहले निकाल लीजिए। I3 कैसे बताओगे आप? यू विल से I3 इज इक्वल टू, इस ब्रांच की करंट इज इक्वल टू VA-10 डिवाइडेड बाई 3, ब्रांच की रेजिस्टेंस, ठीक है। तो VA-10/3 VA कितना है 25 -10/3 कितना हुआ 15/3 विच इज इक्वल टू 5 एम्पियर। किसकी वैल्यू आई? I3 की वैल्यू आई, कितनी आई 5 एम्पियर्स आ गई। नाउ V' इज I3 × 3 दैट इज इक्वल टू 15 वोल्ट्स। कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। V' पूछा था, यहाँ प्लस साइन और यहाँ माइनस साइन के साथ, मतलब करंट पॉजिटिव में एंटर कर रही है, नेगेटिव से लीव कर रही है। तो I3 पहले मैंने फाइंड आउट कर लिया इस तरीके से, I3 के हेल्प से I3 × 3 किया तो आंसर आ गया। ये डायरेक्टली V' को मैं लिख सकता था ऐसे। तो समझ में आ जाएगा ना, बन जाएगा आप लोगों से, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस तरफ इतने स्टेप के आगे मैंने जो भी किया वो KCL या KVL का बेसिक स्टेप है और कुछ नहीं। वो तो आप सबको भी पता है।
यहाँ पे कुछ नया थोड़ी ना किया मैंने, वही तो केसीएल का इक्वेशन लगाया, बस जो अननोन था जो आई एक्स, उसकी जगह मैंने जो वैल्यू पहले ही बता रखा है, मैंने इसको डिकोड कर लिया ना, मैंने पहले ही बोल दिया कि आई एक्स जो है वो VA/5 आएगा। अच्छा, इस फॉर्मेट में क्यों लिखा? क्योंकि मैं केसीएल से सॉल्व कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन को केवीएल से बनाता तो क्या करता? चलो बना के देखते हैं। सोचना क्यों? अरे जब सर्किट आपके सामने है, टाइम आपके सामने है, सब कुछ है, कैलसी वेल्सी सब है आपके पास, तो फिर इतना सोचना क्यों? तुरंत कर, जो दिमाग में आ रहा है कर दो, सोचना क्यों है इतना आपको? चलो ट्राई करते हैं ना। सर अगर इसको केवीएल से बनाते तो क्या लिखते? क्या अभी भी आई एक्स VA/A लिखते क्या? सॉरी VA ये 2 लिखते क्या आप? चलो लिखते हैं, देखते हैं। सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन बाय mesh analysis and find V डैश। फिर से V डैश निकालो, लेकिन इस बार mesh analysis से। चलो पहले मैं एक्स्ट्रा चीज़ों को हटाता हूँ जिसकी ज़रूरत नहीं, जो सब मैंने अज्यूम किया था पहले वो सब हटा देता हूँ। यहाँ VA वगैरह की तो ज़रूरत नहीं है ना, mesh analysis हो रहा है तो। ये साइन पहले से बना हुआ है इसलिए इसको मैं रहने देता हूँ। और ये जंक्शन वंक्शन कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अपना ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। मैश एनालिसिस करने के लिए मुझे सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? मुझे मैश आइडेंटिफाई करने की नीड है। तो मैं आइडेंटिफाई करता यहाँ पे एक मैश, दूसरी मैश, दो मैश करंट, लेट इट बी I1 करंट एंड दिस वन इज I2 करंट। दो मैश है ना, ठीक। सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप उस डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू को डिकोड करने की कोशिश करोगे तो ऑलवेज सी कि कौन से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, उसी मेथड के टर्म्स में आप डिकोड करिएगा हमेशा। अब यहाँ VA/VB नहीं आएगा, यहाँ I1 I2 के टर्म में आपको शो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके इस पूरी सर्किट में दो ही अननोन करंट्स हैं। अब अगर कोई तीसरी अननोन करंट आ गई तो तीसरा इक्वेशन नहीं बनेगा। इक्वेशन तो दो ही बन सकता है मैक्स टू मैक्स। केवीएल में हमको पता है, बाय यूजिंग केवीएल नंबर ऑफ इक्वेशंस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मेश प्रेजेंट इन द सर्किट। तो अननोन करंट्स के फॉर्म में दो ही इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, तो ठीक है। इन दैट केस हाउ एम आई गोइंग टू राइट 2IX? मुझको पता है IX ना इस 5 ओम से जाने वाली करंट है और वो भी डाउनवर्ड्स है। सो आई कैन से IX जो है, IX कैसे लिख सकता हूं? नीचे जाती हुई करंट है और इस ब्रांच में आपको पता है कि I1 और I2 का रिजल्टेंट हो रहा है, तो कौन किस में से माइनस होगा? क्योंकि करंट की डायरेक्शन I1 से सिमेट्रिकल है, इसलिए IX डेफिनेटली I1 माइनस I2 करके ही आएगी और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं इसका, ठीक है। तो IX कैसे निकलेगा? I1 माइनस I2 करके निकलेगा। श्योर हैं आप लोग? बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। तो 2IX क्या होगा? इसी में 2 मल्टीप्लाई कर दो। सो देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ IX अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2 है, और कुछ नहीं है ना। इसमें तो कोई हैरानी की बात नहीं है। तो मिल गई ना 2IX की वैल्यू हम लोगों को, सिंपल है। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। नाउ अप्लाइंग KVL इन मेश नंबर 1। मैं दोनों मेथड से इसलिए इसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इसका आंसर आ चुका है और ये क्वेश्चन मैंने रैंडम ड्रॉ किया आपके सामने, किसी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, रैंडमली मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जिसकी वैल्यू मैंने पहले से नहीं डिसाइड किया था कि क्या वैल्यू रखूंगा, क्या होगा, मुझे भी नहीं पता। लेकिन मैं 200% श्योर हूं अपने मेथड्स पे। मुझे पता है कि इस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर डिट्टो सेम आएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, चाहे KVL से सॉल्व हो चाहे KCL से सॉल्व हो, ठीक है। तो चलिए लेट्स सी, देखते हैं। तो अप्लाइंग KVL इन मेश नंबर 1, फर्स्ट मेश में KVL लगाते हैं। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर अभी इसको कौन से सोर्स की तरह देखेंगे? मैं अभी भी इसको करंट सोर्स की तरह देखता हूं। मेरे हिसाब से इट इज अ करंट सोर्स, और अगर किसी मेश के आउटर मेश रीजन पे करंट सोर्स आ जाती है तो इट बिकम्स अ टाइप 2 क्वेश्चन ऑफ KVL विच सेज कि यहाँ पे कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दिस विल बी द एंटायर करंट ऑफ दिस मेश। बस डायरेक्शन को चेक कर लीजिए, और यहाँ तो डायरेक्शन भी सेम है दोनों का, सेम ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में I1 है उसी डायरेक्शन में ये सोर्स भी सप्लाई दे रहा है। तो दैट मीन्स कि आई कैन डायरेक्टली से कि I1 की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ IX। इसकी वैल्यू मुझे मिल गई डायरेक्टली। और 2IX का मतलब क्या है?
आई एक्स इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2, ये भी पता है, इसको याद रखिएगा, आगे चल के जरूरत पड़ेगी। चलिए मैश 2 पे चलते हैं। सेकंड, तो फर्स्ट मैश में कुछ नहीं सॉल्व करना है, जैसे करंट सोर्स आउटर मैश में आता था तो जो आप करते थे वही यहां पे भी करिए, इसको भी एक नॉर्मल करंट सोर्स के जैसा ही ट्रीट करिए। स्टेप 2, अप्लाइंग KVL इन मैश 2। नाउ अप्लाइंग KVL इन मैश 2। सेकंड मैश में देखिए क्या हो रहा है। अब मैश 2 के अंदर KVL का इक्वेशन, समेशन ऑफ ऑल द EMFs in this closed path plus all the voltage drops should be equal to 0. Okay, so ये हो जाएगा -10 minus 5 I2 minus I1, कौन सा 5? ये वाला I2 minus I1, ठीक है, और -3 I2 is equals to 0। यहां कोई IX वगैरह तो नहीं आएगा ना? नहीं आएगा सर। अच्छा ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा सा। I1 का टर्म कितना है यहाँ पे? माइनस माइनस प्लस 5I1, ठीक है। I2 का टर्म कितना है? 5 and 3 8 माइनस 8 I2 इक्वल्स टू 10। बनाते इसको इक्वेशन, लेकिन ध्यान रखिएगा I1 तो नोन था। अच्छा, सिंस I1 तो नोन है ना, ये देखो इसकी वैल्यू आप बता चुके हो, 2 टाइम्स ऑफ IX है। सिंस I1 इज 2 टाइम्स ऑफ IX एंड 2IX का खुद का मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2, देयरफॉर पुटिंग दिस वैल्यू, तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू अब आप पुट करिए I1 की जगह पे, कितनी? 2I1 माइनस I2। ओके, so this will become 2 5s are 10 I1 minus I2 minus 8 I2 equals to 10। ठीक, और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये बनेगा 10 I1 minus 10 I2 minus 8 I2 equals to 10। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे ना हम लोग, 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2। देखते जाइए ध्यान से। सो ठीक है सर, ये तो बन जाएगा इस तरीके से। I2 सॉल्व कर लीजिए, इट विल बिकम 10 I1 माइनस 18 I2 इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन और फर्स्ट वाले केस में क्या आया? फर्स्ट में भी इक्वेशन आ गया। कैसे आया भाई? फर्स्ट वाले में हम लोग बोले I1 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ IX, जरा यहाँ पे IX की वैल्यू पुट करें, हो सकता है पहले में भी कुछ इक्वेशन आ जाए। तो पहले में हमको दिखा I1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ IX, और 2IX क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2 होता है। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ टर्म आएगा ना, कैसे आएगा? देखो, ये हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू 2I1 माइनस 2I2। ठीक, इक्वल टू के इस तरफ लेके आइए पूरे को, तो ये जाएगा इधर, तो क्या बनेगा? माइनस 2I1 प्लस I1, कितना बचा? माइनस ऑफ I1, और माइनस I2 था तो वो बन जाएगा प्लस 2I2 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। यहाँ पे को हम लोग नहीं बनाए थे क्योंकि लास्ट में बनाएंगे करके, तो अभी आप इसको लिख सकते हैं। तो समझ गए क्या किया मैंने? मुझे पता चल गया कि I1 की वैल्यू 2IX है, लेकिन IX ही अननोन था, तो इसलिए मुझको वापस से इसको I1 I2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। तो मैंने क्या किया? वही 2IX का मतलब 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2, उसी को पुट कर दिया यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया तो 2I1, यहाँ बचा माइनस 2I2, और सॉल्व कर लिए तो माइनस 2I1 इस तरफ गया तो माइनस ऑफ I1 जो है वो बच गया, और माइनस 2I2 उधर जाके प्लस 2I2 बन जाएगा, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। अब 2 इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशंस को मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करता हूँ जल्दी से। देखते हैं I1 I2 की क्या क्या वैल्यूज मिल रही है हम लोगों को इससे। तो मेथड भले देखिए, एक मेथड से कितनी जल्दी सॉल्व हुआ क्वेश्चन, दूसरा मेथड थोड़ा सा समय लगाएगा, और ये चीज़ होगा। और कई बार ना एग्जामिनेशन में आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें सिर्फ इतना लिखा रहेगा कि अप्लाई या सॉल्व बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ, या केवल बस इतना लिखा रहेगा कि सॉल्व द गिवन सर्किट, ये नहीं बताएगा कि किस मेथड से। तो वहाँ पे फ्रीडम रहता है, वहाँ आपको डिसाइड करना होता है, क्योंकि एक मेथड पकड़ लोगे तो बहुत लंबा टाइम टेकिंग हो जाएगा, दूसरा मेथड पकड़ोगे आप KCL जैसा तो आपको कम समय लेगा। लेकिन ये हर क्वेश्चन में वेरी करता है ना, क्वेश्चन को वैसा देख के आपको समझना होगा। चलिए, लेट्स पुट ऑल द इक्वेशंस
इन देयर प्लेसेस -1 2 0। सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 10 -18 और 10। सो फर्स्ट वैल्यू इज, मतलब I1 की वैल्यू आ गई। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, what do we get? We got I1 as 10 एम्पियर और I2 की वैल्यू है 5 एम्पियर। क्रॉस चेक कर लें? हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप। देखो क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे आप पुट करोगे तो Ix की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इधर पे आप पुट कर सकते हो Ix, तो आपको एग्जैक्टली ये वैल्यू मिल जाएगी, तो आप ये चीज कर सकते हो। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन में। मुझको क्वेश्चन में पूछा यहाँ की V डैश की वैल्यू, V डैश कैसे निकलेगा? इस बार V डैश निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा I2 × 3। I2 कितना हुआ? I2 की वैल्यू है 5 एम्पियर। अच्छा, तो V डैश इज इक्वल टू I2 × 3 होता है सर, और I2 खुद ही 5 है, देयरफॉर V डैश विल बी इक्वल टू 5 × 3 एंड V डैश विल बी इक्वल टू 15 वोल्ट्स। अब पता नहीं पिछली बार कितनी वैल्यू आई थी, मतलब मैं भूल चुका हूं, बट इस बार तो 15 वोल्ट्स आ रही है। और मुझको इलेक्ट्रिकल पे पूरा भरोसा है कि वो कभी भी, अगर सही कंसेप्ट में कोई चलेगा तो उसको कभी भी रॉन्ग आंसर नहीं देगा। ऑलवेज राइट, ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आया था पिछली बार जब KCL से बनाए थे इसी क्वेश्चन को। तो ये देखिए V डैश की वैल्यू आपके सामने उतना ही आया था। देखो I3 कितना आया, वहां पे I3 टर्म यूज किए थे हम लोग, 5 एम्पियर आया था, यहाँ भी 5 एम्पियर आया ना उस ब्रांच में, और V डैश की वैल्यू कितनी आई? 15 वोल्ट्स आई। मतलब एकदम परफेक्ट काम कर रहा है ना ये चीज। देख लिया आपने, रैंडम क्वेश्चन था ये, एकदम रैंडम क्वेश्चन था, और इसमें हैरान होने की बात ही नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो आपको पहले से वो पता ही रहेगा कि सही आएगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन आप ले लो, रैंडमली अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू डाल दीजिए इस क्वेश्चन के अंदर, आंसर आपका सेम ही आएगा। सेम मतलब दोनों जगह सेम आएगा, दोनों मेथड से। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता, आपका बस कंसेप्ट सही होना चाहिए। तो क्या क्या किए, स्टेप्स क्या थे यहाँ पे? जो भी आपका डिपेंडेंट सोर्स था पहले उसको डिकोड कर लीजिए। देखिए दोनों जगह डिकोड करने का तरीका अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह सॉल्व करने का मेथड अलग था। अगर मैं KVL के मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझको पता है कि मेरे सर्किट में I1 I2 जैसे अननोन करंट्स होंगे, तो मेरा काम ये बनता है कि इस Ix को इन अननोन करंट्स के फॉर्म में शो करूं, ताकि ये अपने आप में एक नया थर्ड अननोन ना बन जाए। ठीक है, तो जितना नेचुरली जितना अननोन हो सकता था सर्किट में उतना ही अननोन रहेगा, कोई तीसरा नया अननोन मत क्रिएट कर दीजिएगा। तो Ix को आप I1 I2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए, वो कर लिया। जब मैं इसी क्वेश्चन को KCL से सॉल्व कर रहा था तो वहां पे I1 I2 नहीं आने वाला था, वहां पे V1 V2 V3 या VA VB VC ऐसे अननोन जंक्शन वोल्टेजेस आते हैं। ठीक है, मुझे दिख गया कि यहाँ पे एक ही जंक्शन है, मतलब प्रिंसिपल नोड एक ही है, तो एक ही इक्वेशन बन सकती है। तो दो अननोन अगर आ गए तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? तो मुझे फिर इस अननोन को VA के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मतलब उस वोल्टेज के फॉर्म में। तो मैंने चेक किया कि कैसे बता सकते हैं इसको, तो इसको फिर KCL के तरीके से चेंज किया। तो ये देखना मतलब देखने वाली बात ये है कि हम जिस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं ना, उस मेथड के हिसाब से आप उस करंट या वोल्टेज सोर्स को डिकोड करिए और उसके हिसाब से आप लिखिए, ताकि वो आपके इक्वेशन में मर्ज हो जाए पूरी तरह से, एक नया अननोन बन के ना दिखाई दे। बस फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी KVL KCL आप सभी को आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज दिस एंटायर मेथड। अब रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, तो बस फटाफट से जितने हो सके सवाल ज्यादा से ज्यादा बनाइए। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं ताकि और आपका हैंड जो है इस पर फ्री हो जाए। जैसे यही क्वेश्चन है, चलो इसी को बना लेते हैं। यही क्वेश्चन आया हुआ था। सो दिस क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 बाय यूजिंग द नोडल एनालिसिस मेथड। नोडल एनालिसिस का यूज करके I1 फाइंड करो। I1 इस ब्रांच की यहां से जाती हुई करंट है, नोडल का यूज करके ना। तो आई विल राइट VA और यहां पे मैं लिख रहा हूं V0 इक्वल्स टू 0 वोल्ट। बस ठीक है। अच्छा, VA लिख रहा हूं तो यहां से भाई मेरी जो डायरेक्शन अज्यूम करने की जो कंडीशन है मैं वैसे ही अज्यूम करूंगा। मुझे मतलब नहीं है कि I1 कहां से कहां जा रहा है, आई डोंट केयर। मेरे हिसाब से तीन करंट जो तीन ब्रांचेस के थ्रू जा रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग इन डायरेक्शंस में जाना चाहिए। नेम इट एज I1 I2 एंड I3। अब ये जो I1 हमारा I1 अज्यूम्ड है उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्वेश्चन का I1 है। ठीक है, माइनस कर लेंगे लास्ट में, क्या दिक्कत है। चलिए सबसे पहले डिपेंडेंट सोर्स का कुछ इंतजाम करते हैं। 2I1 लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ I1। I1 कैसे बताओगे आप? ये वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस में, I1 कैसे बताओगे आप? दिस I1 इज
माइनस ऑफ आवर I1, हमारा I1, और हमारा I1 जो है वो कैसे निकलता है, वो आता है VA माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 करके। अच्छा, तो इसी का रिवर्स कर देंगे तो इनका I1 जो है वो भी पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, सो देयरफॉर इनका I1 अगर बताना है तो माइनस ऑफ आवर I1 दैट इज माइनस VA प्लस 10 अपॉन 2। हो गया डिकोड, बस इतना ही करना था। कितनी दिक्कत है इसको करने में बताइए, है ना, सिंपल बन गया ना। अब देखिए आगे का सॉल्व करने का पार्ट मैं वही करूंगा जो नॉर्मल KCL में करता हूं मैं। नाउ अप्लाइंग KCL एट जंक्शन ए। अच्छा, मैंने आइडेंटिफाई भी नहीं किया कि कौन सा सोर्स है ये। सो इट इज अ करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। पिछली बार क्या था, पिछली बार करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स था। एक और नए दूसरे सोर्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। सारे सोर्सेस में करना यही है, प्रोसेस यही है, ठीक है। तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है बहुत बार, तो मतलब नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हो इसको ऐसे ही। अब इक्वेशन बनाना शुरू करता हूं मैं VA के लिए। तो इक्वेशन का पहला पार्ट होगा VA माइनस 10 अपॉन 2 प्लस, यहां पे क्या लिखूंगा, -3 प्लस, मेरे लिए वोल्टेज सोर्स ही है, ठीक है, मैं इसको वैसे ही डील करूंगा। तो VA माइनस 2I1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। VA माइनस 2I1, I1 की वैल्यू क्या है वो मुझको पता है, माइनस VA प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं इसको लेकर के। अब ये जो वैल्यू पुट करने वाला टाइम आता है ना, यही सबसे क्रूशियल होता है। इसी में थोड़ा इधर उधर ध्यान हटा और आप गलत वैल्यू पुट कर देंगे। कोई भी गलत वैल्यू पुट कर देगा, आप क्या, मैं भी पुट कर सकता हूं गलत वैल्यू, बस ध्यान देना होगा हमको। तो I1 कितना है, माइनस VA प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। I1 इज माइनस VA प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। पुट कर देता हूं ना यहाँ पे। तो देखो ये क्या कैसा हो जाएगा, VA माइनस 2 टाइम्स ऑफ I1 डिवाइडेड बाई 1 है। ओके, सो इसमें मैं लिखता हूं VA माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ये I1 है, ऐसा लिख सकता हूं क्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा VA माइनस माइनस प्लस 2VA माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इस तरीके से लिखा जा सकता है। या फिर यार इतना भी नहीं करना है ना, तो आप एक चीज करो, एलसीएम लेके पूरा सॉल्व कर लो, लास्ट में I1 की वैल्यू देखते रहेंगे, आखिरी में सॉल्व पुट कर दीजिएगा अगर यहाँ पे ऐसे जगह पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको, ठीक है। तो वैसे तो होल अपॉन 1 ही है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके बना सकते हो इसको। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, सर कुछ और जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, तो ठीक है ना, पूरा इक्वेशन सॉल्व कर लो, आखिरी में पुट कर देना वैल्यू। चलो सॉल्व करते हैं इस पूरे को। होल अपॉन में 2 है, तो ये हो जाएगा VA माइनस 10 माइनस 2 3 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ VA माइनस 2 2 4 टाइम्स ऑफ I1 इक्वल्स टू 0। होल अपॉन में 2 था, 2 उस तरफ चला गया, 0 बन गया, ये एक्सप्रेशन आई। चलो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो VA प्लस 2 2VA, 2 प्लस 1 3VA माइनस 16 माइनस 4I1 इक्वल्स टू 0। माइनस 16 को उधर भेज दो। अब ठीक है, अब यहां पे आप VA लिख सकते हो ना, मतलब अब आप I1 की वैल्यू पुट कर सकते हो ना, अब कर दीजिए। I1 कितना है, माइनस VA प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो इधर है मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ VA माइनस 4 टाइम्स ऑफ, अब देखिए इसमें मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, 4 टाइम्स ऑफ I1 यानी कि माइनस VA प्लस 10 अपॉन 2, मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों, इक्वल्स टू 16। ठीक, अब बहुत क्रूशियल है ये वाला स्टेज, तो इसमें बहुत ध्यान से सॉल्व करना है आपको। ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ VA माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 4VA और माइनस 4 इंटू प्लस 10, तो ये हो जाएगा माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 16। अब 3 को भी इसी
मतलब इसी ये फ्रैक्शन के अंदर लेकर के आना है, तो 3 2 6 कर लीजिए, इट विल बिकम 6va प्लस 4va माइनस 40 इक्वल्स टू 32। तो उधर जाके मल्टीप्लाई भी होगा ना, जीरो नहीं है इस बार। 6 और 4 10 va हो गए, इज इक्वल्स टू 32 प्लस 40। तो va इज इक्वल्स टू 72/10 और 7.2 volts. This is the value of VA. कितनी? 7.2 volts. क्लियर? बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा? I1 पूछा, VA की वैल्यू निकल के आ गई। अब I1 कहां से कहां जा रही होगी? 10 से निकल के VA की तरफ जा रही होगी। बिल्कुल सही है। तो I1 कैसे बताओगे आप? इनका I1 हमारे I1 से उल्टा है, इनके हिसाब से बता दो। ऐसा लिख लो आप, I1 इज इक्वल्स टू 10, यहां से करंट जा रही है ना, तो इसलिए 10, देखो V0 माइनस VA प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 माइनस VA डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही लिखेंगे, कोई डायरेक्शन का दिक्कत नहीं है। VA कितना है? 7.2, तो 10 माइनस 7.2 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको I1 कितना मिला? यहां से सॉल्व कर लीजिए। So this is 10 minus 7.2 divided by 2. This value is 1.4 amperes. और ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। कंप्लीट है क्वेश्चन। फिर से रिव्यू कर लें क्वेश्चन का। चलो अब दोबारा बता देता हूँ आप लोग को। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यहाँ पे सॉल्व किससे करना है, नोडल एनालिसिस से करना है। ठीक है, मैंने बोला अननोन जो ये डिपेंडेंट सोर्स है इसको पहले नोन बनाते हैं, पहले समझते हैं इसकी वैल्यू को केसीएल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? I1 के ऊपर। I1 करंट कैसे लिखेंगे? 10 माइनस VA अपॉन 2, यही लिखेंगे ना, 10 माइनस VA अपॉन 2। और इधर से देखते हुए लिखे तो कैसे लिखेंगे? माइनस VA प्लस 10 अपॉन 2। बात तो वही है, 10 माइनस VA अपॉन 2 ही तो है ये भी। अच्छा ठीक है सर। फिर उसके बाद अब वापस आप नॉर्मल अपना केसीएल का इक्वेशन बनाइए। यू विल राइट VA माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 3, और यहाँ लिखेंगे इसको एज अ सिंपल वोल्टेज सोर्स ही ट्रीट करिएगा। ठीक है, एकदम बेसिक, जैसे किसी एक वोल्टेज सोर्स को आप कैसे लिखते हो केसीएल के इक्वेशन में, वैसे ही लिखेंगे आप यहाँ पे। तो आप इसको लिखेंगे VA माइनस 2I1 डिवाइडेड बाई 1। देखिए वही लिखा मैंने, VA माइनस 2I1 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, डायरेक्शन को देखते हुए माइनस। अब इसके बाद दो चीजें, या तो मैं यहीं पे I1 की वैल्यू पुट कर दूं और पूरा सोल्यूशन एक बार में यहां तक पहुंच जाए, और या फिर मैं पूरा सॉल्व कर लूं और लास्ट में I1 पुट करूं ताकि इक्वेशन छोटा हो चुका रहे। तो मैंने दूसरा अप्रोच किया। I1 की वैल्यू यहाँ पे नोन थी मुझे, बट मैंने उसको यहाँ पर नहीं पुट किया, है ना, इस जगह पे मैंने नहीं पुट किया। यहाँ पर मैंने बोला इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया यहाँ पर VA माइनस 10। ठीक है, 2 3 जा 6, तो माइनस 6 हो गया, और ये हो गया 2VA माइनस 4I1 इक्वल्स टू 0। होल अपॉन में 2 था, 2 उधर गया, 0 हो गया। अब VA कितना हो गया? 2 and 1 3, यहाँ कितना बचा? माइनस 16 और माइनस 4I1, तो माइनस 16 को भी उधर भेज दीजिए, प्लस 16 हो गया। अब इतनी इक्वेशन मेरे पास आ गई, ये इतना पोर्शन 3VA माइनस 4I1 इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पे I1 पुट करना इजी है, तो अब मैंने यहाँ से I1 की वैल्यू पुट की। I1 कितना था? माइनस VA प्लस 10/2, माइनस VA प्लस 10/2 को यहाँ मैंने पुट कर दिया। ठीक है, 4 के साथ मल्टीपल में, इवन माइनस 4 के साथ मल्टीपल में, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ गया प्लस 4VA, फिर माइनस प्लस माइनस 4 10 40 डिवाइडेड बाई 2, इतने पोर्शन के अंदर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मैं पूरे के डिनोमिनेटर के तौर पे दिखाना चाहता था 2 को, इसलिए मैंने 2 से इसका भी मल्टीपल बना दिया। इट हैज बिकम 6 प्लस 4VA माइनस 40 इज इक्वल्स टू 2 को मैं उस तरफ भेजूंगा तो ये 32 बन जाएगा 16 से मल्टीप्लाई होकर के। ठीक है, ये इक्वेशन बची। अब माइनस 40 को उधर भेज दिया, प्लस 40, 6 और 4 बन गए 10 यहाँ पे, तो 40 और 30 70 और 2 72 डिवाइडेड बाई 10, इट हैज बिकम 7.2 वोल्ट। एकदम बेसिक कैलकुलेशन है। अब इसके बाद मैंने देखा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो सवाल में ना I की वैल्यू पूछा था इस डायरेक्शन में, वो करंट फाइंड कर लेते हैं 10 माइनस V अपॉन 2 करके, 10 माइनस V अपॉन 2, तो 10 माइनस 7.2 डिवाइड बाई 2, इट हैज बिकम 1.4 एम्पियर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पावर पूछता, पावर बताते हैं I² R या V² अपॉन R करके। तो बात ये ना कि क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से, बस घबराना नहीं है। जहां भी डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन दिखे, सबसे पहला काम करिए उस डिपेंडेंट सोर्स को जिस मेथड से सॉल्व करने जा रहे हो उस मेथड के अकॉर्डिंग डिकोड करके लिख दीजिए, यहीं पे काम खत्म हो जाता है। इसके आगे की चीजें इजी है। ठीक है, इतना अगर आप सही तरीके से कर ले रहे हैं तो बाकी कुछ में सिर्फ वैल्यू पुट करना है दोबारा, और कुछ नहीं।
और कोई क्वेश्चन? ये देखिए एमसीक्यू, जितने बच्चे एईजे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ऐसा कुछ दिखाई देगा। एसएससी का क्वेश्चन था ये। इन द सर्किट शोन बिलो द पावर डिलीवर्ड बाय द डिपेंडेंट वोल्टेज इज, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कितना पावर दे रहा है? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, चलिए देखते हैं। 5 टाइम्स ऑफ आई है इसकी वैल्यू, ठीक है। आई कैसे बताओगे आप? यहाँ पे अगर यहाँ पे आप मैश एनालिसिस करते हो ओवरऑल तो आपको क्या दिखेगा? देखो 45 वोल्ट है, तो प्लस 45 माइनस 10 आई माइनस ऑफ 5 आई, ठीक है। ये तो खुद ही वोल्टेज सोर्स है, तो माइनस ऑफ 5 आई इक्वल्स टू 0, ओके। और ये कितना हो गया? माइनस ऑफ 15 आई माइनस 45 इक्वल्स टू 0, यही है ना। आई की वैल्यू पता है क्या आपको? आपको पता है कि आई जो है ना वो क्या चीज़ है यहाँ पे? व्हाट इज दिस? आई करंट, इस मेश के अंदर जाने वाली करंट है। कैसे निकलेगी? सारे वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाई सारा रेजिस्टेंस। अच्छा 45 माइनस 5 आई डिवाइडेड बाई 10 करके ही निकलेगा ये चीज। अच्छा तो 10 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 10 आई, तो 45 माइनस 5 आई इस तरफ है और दूसरी तरफ क्या है? 10 आई है। माइनस 5 को उधर भेज दो, 15 आई हो जाएगा। तो आई कितना हो गया? 45 अपॉन 15, 15 3 जा 45, मिल गया 3 एम्पियर। पुट कर दो यहाँ पे, आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। बट वो नहीं करना है आपको। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? पावर डिलीवर्ड बाय द डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। पावर इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। वोल्टेज कितना है? 5 आई, आई की वैल्यू कितनी? 3, 5 3 जा 15 इंटू करंट, करंट इज 3, 15 इंटू 3 दैट इज 45 वॉट्स। लेकिन क्या ये सच में डिलीवर कर रहा है 45 वॉट्स का करंट, पावर सॉरी? तो आप देखो कि यहाँ से जो सप्लाई आ रही है वो इस डायरेक्शन में और ये उल्टे डायरेक्शन में सप्लाई दे रहा है, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? 45 वॉट्स, 45 वॉट का पावर जो है ये डिलीवर कर रहा है। क्योंकि डिलीवर कर रहा है तो डिलीवर नहीं कर रहा है तो माइनस 45 आपको आंसर में शो करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर रहा है, एक्चुअल में ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इस वजह से माइनस 45 के फॉर्म में आप लिखोगे। तो डील कर सकते हो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को ना, दिक्कत नहीं जाएगी। ये बस समझने वाली चीज है। क्या ये इक्वेशन बनाने की जरूरत थी? इतना इसकी कोई जरूरत नहीं थी, कोई केवल केसीएल लगाने की नीड नहीं थी। पावर चाहिए था, पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, यहाँ का वोल्टेज यहाँ की करंट, बस करंट पता करना था। करंट कैसे पता किया हम लोग? बोले टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल वोल्टेज कैसे आया? प्लस 45 माइनस 5 आई, प्लस 45 माइनस 5 आई डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितने का है? 10 का है, ठीक है। इसी से सॉल्व कर लिए इक्वेशन बना के, आपको आई की वैल्यू 3 एम्पियर मिल गई। बाकी का तो आप पावर इज इक्वल टू वी आई करके निकाल लीजिएगा। तो ऐसे जल्दी जल्दी क्विक अप्रोच भी आप कर सकते हो डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। बना लेंगे आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को। -45 के फॉर्म में आपको पावर डिलीवर्ड के फॉर्म में पूछ रहा है। यहाँ देखिए यूपीपीसीएल जेई का क्वेश्चन है एक। आपको क्वेश्चन में बोलता है कि बताओ 2V0 है, यहाँ दिया हुआ है, इस तरफ में V0 है, जिसके हिसाब से वैल्यू पुट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ V0 इन द फॉलोइंग सर्किट, कि भाई ये V0 जो है वो कितने वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए 2V0 में पहले V0 बताइए। V0 क्या होगा? I इंटू 6 करके निकालोगे आप। करंट I यहाँ से एंटर कर रही है, तो माइनस ऑफ I इंटू 6 करके आप पहले V0 बताओगे। आप बोलोगे V0 जो है वो माइनस ऑफ I इंटू 6 है, या माइनस ऑफ 6I है, 6 रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक्चुअल में V0 के लिए ना करंट यहाँ से जानी चाहिए, बट करंट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग वैसे ही अज्यूम करके चलेंगे हम लोग भी, ठीक है। सो दैट इज आवर V0। अब इसको यहाँ पुट कर लीजिए, सारे वोल्टेज सोर्सेज डिवाइडेड बाई सारा रेजिस्टेंस। ऐसा करने से करंट निकल आएगी। देखो आप बोलोगे करंट I इज इक्वल टू प्लस 12 माइनस 2V0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 10, और V0 क्या है? 6I है खुद ही। तो I इज इक्वल टू 12 माइनस 6 2 12I, वो भी प्लस साइन के साथ, प्लस 4 डिवाइडेड बाई 10। तो ये बन गया 10I। देखते जाइए ध्यान से, दिस हैज बिकम 10I इज इक्वल टू 12 प्लस 12I प्लस 4, 12 और 4 16, ठीक है। इसको उधर भेज दीजिए, माइनस 12 प्लस 10, दिस विल बिकम माइनस 2I इज इक्वल टू 16। सो I इज इक्वल टू माइनस ऑफ 16 बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 एम्पियर। क्या पूछा था क्वेश्चन में?
वी नॉट इन द फॉलोइंग सर्किट, वी नॉट की वैल्यू, भाई आई तो खुद ही -8 आ रहा है, आई कितना आया -8 आया ना, वो भी कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, -8 इंटू 6, -8 इंटू 6, ठीक है, बनेगा यार, ये सब क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है, ये इस सब में घबराना नहीं है। देखो डिपेंडेंट का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, सारा कंसेप्ट आपके पास है, बस आपको उसको अप्लाई करना सीखना है, क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये सब काम ना अभी तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, तो मैं एक स्टेप लिख के एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। जब रियल एग्जाम में आप बैठोगे सब क्वेश्चन सॉल्व करने, आपको इतना किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड में ये सब चीज़ फटाफट करिएगा। आपको दिख रहा है कि 12 और 4 16 और +2 वी नॉट है, तो 2 वी नॉट में वी नॉट की वैल्यू भी आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगी, वी नॉट इज इक्वल टू -i इंटू 6 है। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर तुरंत के तुरंत आपको दिख जाएगा, तो बन जाएगा आपसे सब क्वेश्चन, ठीक है। हटाऊं इसको, चलो ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डिपेंडेंट सोर्स, इसमें से डिपेंडेंट सोर्स कौन सा वाला होता है, क्या क्या है, डीसी जनरेटर, ट्रांजिस्टर, ऑल्टरनेटर, बैटरी। एसएससी जेईई 2021 के पेपर में पूछा हुआ सवाल। बैटरी नहीं होता, ऑल्टरनेटर नहीं होता, मैंने आपको बताया था बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है ये वर्क करता है एज अ डिपेंडेंट सोर्स, जनरेटर नहीं होता। ये सब एक्टिव सोर्स है, ये एक्टिव सोर्स है, ये एक्टिव सोर्स है, ये भी एक्टिव सोर्स है, ये बस जो है दिस इज अ डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। चलिए, और यूनिवर्सिटी का भी सर क्वेश्चन तो दिखाइएगा, ये सब तो आप एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन दिखा रहे हैं। ये किसका क्वेश्चन है भाई, AKU बिहार, BEU का, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये क्वेश्चन तो लेकिन डिपेंडेंट का नहीं दिख रहा है, तो स्टार डेल्टा का क्वेश्चन दिख रहा है 7 नंबर का, हाँ स्टार डेल्टा का क्वेश्चन है, कल की क्लास का टॉपिक था, सवाल आ जाएगा घूम फिर के, है ना। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कैसे सॉल्व करेंगे मेथड आपको बता रहा हूँ। देखिए ये 5 जो है ना, इसको ऐसे जोड़िए आप, लाइक दिस, इस तरफ से 4 जो है इसको इस तरीके से कनेक्ट कर लीजिए, अब आपको चीजें दिखने लग जाएंगी, ठीक है। इधर से मिटा दीजिए, यहां इसकी कोई जरूरत नहीं है, इधर से हटाइए। बस सर्किट में ना स्टार डेल्टा सॉल्व करने के लिए बस ऑब्जर्वेशन तगड़ा होना चाहिए, और वो प्रैक्टिस से आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आता है। पहले मैं भी पढ़ता था, मुझे भी नहीं होता था ऑब्जर्वेशन, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते गया, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाते गया, अपने आप ऑब्जर्वेशन आ गया, चीज़ें दिखने लग जाती है एक पॉइंट के बाद। आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करते हो ना, तो आपको चीज़ें विजुलाइज अपने आप होने लग जाती है, किसी की कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ऐसी सर्किट आपको दिखेगी। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर वाले को भी ऐसे फोल्ड कर दो तो आपको पूरा एकदम प्रॉपर पोटेंशियोमेट्रिक ब्रिज के जैसा सर्किट दिखाई देगा। यहाँ से 6 4 नीचे 4 इधर 5 और बीच में एक स्टार, बीच वाले स्टार को डेल्टा बना दो आप पूरा। ये सेंटर वाला स्टार है ना 2 3 5, इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दो आप। तो यहाँ पे एक डेल्टा ब्रांच, यहाँ एक डेल्टा ब्रांच, यहाँ पे एक डेल्टा ब्रांच, ऐसा बनेगा। 4 और ये ब्रांच, 5 और ये ब्रांच दोनों पैरेलल, ठीक है, और बीच में डेल्टा। फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका उसके बाद से। या फिर और कोई दूसरा अप्रोच सर, हाँ एक और कर सकते हो, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, इस डेल्टा को स्टार बना दो, कुछ चीज़ें सॉल्व होंगी, फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन और लगेगा, देन क्वेश्चन विल बी सॉल्व। इसको बना के देखिएगा आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को। और कोई BIT मेसरा रांची 2022 का क्वेश्चन पेपर है, डिपेंडेंट सोर्स यहाँ पे आया हुआ है, चलिए देखते हैं। इन द रेजिस्टिव नेटवर्क विद डिपेंडेंट सोर्स एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ Vx। कहीं पे ये नहीं बोला कि KVL या KCL से, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जंक्शन साफ दिखाई दे रहा है, KVL से बनाने जाऊंगा तो 1 2 3 4 4 अलग अलग मेश दिखेगी। ऑब्वियस सी बात है कि मेरा इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाएगा यहाँ पे, तो मैं KVL को नहीं पसंद करूंगा। अगर मुझे फ्रीडम देता है कि अपने मर्जी से सॉल्व करो, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कंपेयर करिएगा आप। अगर बहुत ज़्यादा मैश है तो आपको पता है उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इक्वेशन बड़ी होगी, नंबर तो उतना ही मिलेगा ना। तो मैं ईजीएस्ट अप्रोच पे जाऊंगा, मैं बोलूंगा मैं KCL से सॉल्व करने वाला हूँ। 2 जंक्शन यहाँ पे दिख रहा है और एक रेफरेंस है, टोटल 2 ही इक्वेशन आएगी अननोन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे VA, यहाँ पर मैंने लिखा VB और 2 VX है, VX यहाँ की पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में मैं इसको सिंप्लीफाई करके निकालूंगा। ये पोटेंशियल कैसे मिलेगी, जब करंट इस दिशा में जाती हुई दिखेगी। तो मतलब जब करंट की वैल्यू VA माइनस VB अपॉन +6/3 ऐसा करके लिखूंगा। ये देखो कैसे मैं बता देता हूं। इस ब्रांच की करंट हो जाएगी VA + 6 - VB डिवाइडेड बाई 3।
दिस विल बी द करंट, और वोल्टेज कैसे आएगा, इसी में इंटू 3 कर देना। दिस विल बी माई वी डैश, वी डैश नहीं वी एक्स बोल लो इसको, ठीक है। वी ए माइनस वी बी प्लस 6, दैट इज माई वी डैश। बस वी एक्स की वैल्यू मिल गई मुझे एक बार, तो मैं यहाँ पे 2 वी एक्स की जगह पे ये लिख सकता हूँ, और इक्वेशन में बाकी को फिट कर दीजिए, अपने आप आपका आंसर बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसको जरूर से बनाइएगा, एज अ होमवर्क रख लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा और मुझे जरूर से इसका आंसर मेथड के साथ पूरा भेजिएगा, ताकि मैं चेक कर सकूं कि स्टेप वाइज आप प्रॉपर अच्छे से सॉल्व किए हैं या नहीं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप पर, पर्सनल, जहां आपको अच्छा लगे, इवन व्हाट्सएप पे आप कहीं पर भी भेज सकते हैं मुझे, लेकिन आप लोग इसको जितने ईमानदारी से अच्छे से सॉल्व करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और तभी आपका कमांड आएगा इस सब चीज़ों पे, ठीक है। मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, आप कॉपी में जो सॉल्व करेंगे ना वो काम आएगा आपके एक्चुअल में। चलिए, तो आज का सेशन अब यहीं पर एंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगली क्लास से लाइव क्लास शुरू हो जाएगी आप लोगों की, यानी कि अगली जो क्लास होगी नेक्स्ट 2 अक्टूबर को, वो होगी लाइव क्लास। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर थ्योरम शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, तो थेवेनिन्स थ्योरम जो होगा वो आपकी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, तो रेडी हो जाएगा मस्त कॉपी पेन के साथ। मिलते हैं लाइव क्लास में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट एंड कीप वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।